तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 5 एनुअल एग्जामिनेशन साइंस का क्वेश्चन पेपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डीवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन एफ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जो कि एकदम लेटेस्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। चैनल ने सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर देना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। एंड इससे पहले भी हम लोग सोशल साइंस का अपलोड कर चुके हैं, अगर उसने आपने नहीं देखा है तो आप जाके हम लोग का डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पर मैंने आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग क्लास 5 एनुअल एग्जामिनेशन 2024-25 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे साइंस का, ठीक है। तो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के नीचे जो लाइक और शेयर ठोक देना, चैनल ने सब्सक्राइब कर देना। एंड आज का इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 100 लाइक, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना। तो अभी हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, हालांकि काफी ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया है इस बार, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला है फिल इन द ब्लैंक्स का एंजाइम्स कैन बी हार्मफुल बिकॉज दे कैन कॉज डेथ ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल्स। सो एंजाइम्स क्या होते हैं सबसे पहले वो जान लो, ठीक है। एंजाइम्स आपके हिसाब से अभी समझ लो एक टाइप ऑफ कीड़ा मकोड़ा का, ठीक है। कीड़ा मकोड़ा क्यों हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हालांकि कीड़ा मकोड़ा नहीं होता, आगे जाके इसके बारे में पढ़ोगे, एक टाइप ऑफ कैटलिस्ट का काम करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट वैसे सब्सटेंस होता है या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग तो नहीं लेते, बट उसके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को जरूर से चेंज कर देते हैं, ठीक है। रेट ऑफ स्पीड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पर समझ लो एंजाइम जो होते हैं वो कैसे हार्मफुल हो सकते हैं, क्यों हार्मफुल हो सकते हैं, बिकॉज दे कैन कॉज डेथ ऑफ फ्रूट्स एंड एनिमल, वो सॉरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को क्या कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओवर राइपेन या फिर रिपेन, कुछ भी बोलो, ठीक है। ज़्यादा पका देते हैं जिस वजह से वो सड़ सकता है, जिस वजह से वो हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बोल रहा है वाटर हेल्प्स इन डेथ ऑफ फ्रूट्स इन एनिमल। तो यहाँ पर बोल रहा है वाटर हेल्प्स इन डेथ ऑफ फूड इन एनिमल। वाटर किस प्रकार से मदद करता है फूड्स इन एनिमल में, तो डाइजेशन में यहाँ पर मदद लिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जगह कम है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ डाइजेशन। डाइजेशन किसमें, एनिमल में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा यहाँ पर बोल रहा है कि अबाउट 95% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन सीज एंड सीज, और कहाँ पर यहाँ पर है, ओशियंस में, ठीक है। सो समुद्र में और महासागर में हम लोगों का ज़्यादातर जो है 97% ऑफ वाटर मौजूद है, जो कि पीने लायक तो है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ 3% जो हम लोग का पीने लायक है, जो कि हम लोग का लेक्स में मौजूद है, फ्रेश वाटर रिवर से जो बहते हैं वहाँ में, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला, मस्टर्ड ऑयल इज डैश इन वाटर। तेल जो होता है, कोई भी टाइप ऑफ तेल होगा तो क्या होगा, वाटर में इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, ठीक है। कभी भी वो घुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे छोटा ऐसा जगह, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मीन्स घुल जाएगा, इनसॉल्युबल मीन्स कभी भी नहीं घुलेगा, ठीक है। एज इट, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल का जो डेंसिटी होता है वो वाटर की डेंसिटी से थोड़ा सा कम होता है, इसलिए वो दोनों आपस में सेपरेट लेयर बना देंगे। आप लोग ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके देख सकते हो। ये हो जाएगा। उसके बाद बोला 5 नंबर क्वेश्चन, डैश एक्ट एज अ फ्यूल फॉर बॉडी। सो क्या आखिर यूज एक्ट एज अ फ्यूल फॉर बॉडी, फ्यूल हमारे बॉडी के लिए, जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल पेट्रोल और डीजल का काम करता है, उसी तरह हमारे बॉडी में क्या आखिर फ्यूल का काम करता है। तो यहाँ पर सिंपली आंसर फूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फूड, तो इसका फूड हो जाएगा। उसके बाद बोला है 6 नंबर का, पेट्रोल एंड डैश आर द फॉसिल फ्यूल्स। सो पेट्रोल एंड कोल हो जाएगा। कोल मीन्स कोयला जो होता है वो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है, नीचे भी हो रहा है कि टीआई या फिर टीई या फिर टीईई कुछ भी है, टी से ज़्यादा सर प्रिंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेना, कहीं भी मिस होगा तो समझ लेना कुछ टी का मिस्टेक है। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, हालांकि मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला यहाँ पेट्रोल एंड कोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन बोला एयर कंटेनिंग इम्प्यूरिटीज़, फिर से यहाँ पर टी छुटा है, ठीक है। इसको पॉल्यूटेड एयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पॉल्यूटेड एयर हो जाएगा, पॉल्यूटेड एयर मीन्स जिसमें जो है प्योर एयर नहीं है, उसमें थोड़ा सा पोल्यूशन मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे पर द मेन मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम आर द सन एंड हम लोग को सभी को पता है 7th प्लेनेट होगा, 7th नहीं 7 प्लेनेट होगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का 8 का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं द प्लेनेट आर नोन एज। सो काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो है जोबियन प्लैनेट्स भी बोला जाता है, या फिर सेलेस्टियल या फिर ट्रेस्टियल भी बोला जाता है, तो जोबियन प्लैनेट भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया हम लोग का लास्ट द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अ प्लेनेट इज डैश टू अस देन द स्टार। एक जो प्लेनेट होता है हमारे से डैश होता है देन द स्टार। स्टार क्या होता है, हम लोग से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं, या फिर हम लोग से बिलियंस लाइट ईयर दूर हो सकते हैं। बट जो हम लोग का सिंपल जो हम लोग का प्लेनेट होता है, क्योंकि हम लोग उस पर जा भी रहे हैं, मार्स पे जा भी रहे हैं, तो क्या हमसे क्लोजर है, ज़्यादा क्लोजर नहीं है, पर यहाँ पर हम लोग आंसर क्लोजर लिख देंगे, ठीक है। एज कम्पेयर टू स्टार हम लोग का जो है ये क्लोजर होगा। तो ये हो गया हम लोग का फुल फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं ट्रू और फॉल्स की ओर। तो देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो हम लोग को सही या फिर गलत बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन 8 मार्क्स का। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ट्रू या फिर फॉल्स लिखना है, ठीक है। सही या फिर गलत लिखना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोग छोटे छोटे चीज़ पे ध्यान देते होगे आपके आसपास जो घर में हो रहा है, तो आपको इसका आंसर आता भी होगा कई सारा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हो सकता है आपको उसका साइंटिफिक मतलब नहीं पता हो, बट आपको आंसर जरूर से आता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर साइंस में यही है कि कुछ टर्म्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं।
तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बोला विनेगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो फिर से यहाँ पर टी जो है आई टी आई छूट गया, प्रिजर्वेटिव से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला विनेगर को क्या प्रिजर्वेटिव्स कैसे यूज़ किया जाता है, तो जी हाँ, ये यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर में हम लोग ट्रू लिख देंगे सिंपली, ठीक है, ट्रू हो जाएगा पहला का आंसर हम लोग का। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन बोला है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन। तो फिर यहाँ पर जर्मिनेशन में जो है टी आई ओ एन होगा, तो जर्मिनेशन में टी आई छूट गया है, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पर टी आई बार बार छूट रहा है। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो ये भी हम लोग का ट्रू है कि क्योंकि पानी के बिना जो है हम लोग का जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं हो सकता। कि आपको कभी देखा है बिच्चा को पानी नहीं देगा तो बड़का ऐसा पेड़ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। शुरुआत में जब बाद में पानी नहीं भी दो तो वो अपने रूट्स का कितना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो खुद से पानी खींच सकता है, ठीक है। बट छोटा में जब उसका रूट छोटा होता है तो आपको उसमें पानी तो उस समय देना होगा, ठीक है। बड़ा होने के बाद उसको जरूरत नहीं पड़ता है पानी का। हालाँकि काफ़ी सारे पेड़ होते हैं जो बड़ा होने के बाद भी मर जाते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, रेयर होता है। फिर यहाँ पर देखो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि सैंड सिंक इन वाटर। सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है। तो क्या सैंड जो होता है मीन्स जो रेत होता है हम लोगों का डूब जाता है वाटर में? जी हाँ, ये बिल्कुल ही सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे? ट्रू लिख देंगे। ट्रू हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद बोला एलपीजी यूज़ एज़ अ डोमेस्टिक फ्यूल। तो डोमेस्टिक में फिर से टीआई छूटा है। तो एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्या उसको हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल मीन्स जो घरेलू फ्यूल होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एलपीजी ही यूज़ करते हैं, ठीक है। एलपीजी, सीएनजी, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हम लोग का ट्रू, ट्रू हो जाएगा, ठीक है, एलपीजी को। उसके बाद बोला पोल स्टार इज़ स्पेशली, अब देखो यहाँ पर चारों का चारों ट्रू ही है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बच्चे ने अरे क्या हो जाएगा, सब ट्रू हो जाएगा, एक गलत होगा, फॉल्स कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ट्रू हो रहा है तो होगा वो, ठीक है। तो फाइनल क्वेश्चन बोला पोल स्टार इज़ स्पेशली स्पेशल स्टार प्रेजेंट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो पोल स्टार जो होता है ऑफ कोर्स स्पेशल स्टार होता है, यहाँ तक वो सही था। बट यहाँ पर वो गलत हो जाता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, तो नॉर्थ में प्रेजेंट होता है ना, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद बोला फिश आर द एम्फीबियस एनिमल। तो जी नहीं, वो फिश एम्फीबियस एनिमल नहीं होता है, वो तो सिर्फ पानी में रह सकता है। तो वो एम्फीबियस एनिमल कहाँ से हो जाएगा? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। देखो ट्रू ट्रू हो रहा है तब से हो जाएगा फॉल्स फॉल्स हो रहा है, ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोला है ट्रू या फॉल्स का, उसमें बोला है कि वाटर वेपर्स कैन बी चेंज इनटू लिक्विड। वाटर वेपर जो होता है हम लोग का जो भाप होता है उसको हम लोग लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, पानी में चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग, ठीक है। यहाँ पर टी आई छूट रहा है तो टी आई हीटिंग। तो हीटिंग करने पे क्या वो वापस से हम लोगों का लिक्विड बन जाएगा? हीटिंग करने पे तो वाटर वेपर बना है, हीटिंग करने पर ही तो वो वाटर वेपर बना है, उसको फिर से बोला हीट करेंगे तो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, कहाँ से वो फिर से लिक्विड होगा? अगर हम लोग को वाटर वेपर को वापस से हम लोग को लिक्विड में बनाना है तो उसको हम लोग को ठंडा करना पड़ेगा, कंडेंसेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, ठीक है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पर फॉल्स लिख देना है। इस तरह से जो है हम लोग का ट्रू और फॉल्स भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर 1 वर्ड आंसर है, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला। क्वेश्चन 3 बोला आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 वर्ड। एक वर्ड में हम लोग को सिंपल आंसर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, एक-एक मार्क्स का है, क्योंकि 1 वर्ड है तो ज़्यादा आपको लिखना नहीं होगा, ठीक है। बड़ा आंसर नहीं लिखना है, 1 वर्ड में लिखना है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन बोला है अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स पैटर्न इन द स्काई इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ स्टार जो पैटर्न फॉर्म करता है इसका इसको हम लोग कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग लिख देंगे कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। सो पहला का आंसर हम लोग का कॉन्स्टेलेशंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला है विच प्लेनेट इज आल्सो कॉल्ड रेड प्लेनेट। सो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है, ठीक है। तो अभी सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लो, मार्स हो जाएगा इसका, ठीक है। मार्स को जो होता है हम लोग लाल प्लेनेट बोलते हैं, जिसपे हम लोग जल्द ही जाने वाले हैं, ऐसा टेस्ला जी का, इलॉन मस्क जी का कहना है, ठीक है। तो आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं विच सब्सटेंस प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग। तो फ्यूल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फ्यूल। फ्यूल समझ रहे हो ना, जो कि अगर उसको हम लोग जलाएँगे तो वो आग निकालेगा। वो हीट के फॉर्म में भी हो सकता है, लाइट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम लोग चेंज करके हम लोग उसको अपने केमिकल एनर्जी या फिर हम लोग उसको जो भी एनर्जी में चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। बट वो जो है जनरली फ्यूल को जब भी बर्न करते हैं या तो हीट एनर्जी या फिर लाइट एनर्जी के फॉर्म में वो फ्यूल रिलीज़ करता है। तो ये हो गया। उसके बाद बोला है नेम द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सब में देख लेना टीआई छोटा यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कौन सा चीज़ है ऐसा सोल्यूट जो कि सोल्यूट जो है कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो सॉल्ट सॉल्यूशन में कम मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है? सॉल्ट होता है। तो इसका आंसर सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्ट ही ना कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, ज़्यादा में क्या होता है हम लोग को वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर सॉल्यूट की जगह सॉल्वेंट लिखने बोल दे तब आपको वहाँ पर क्या लिखना होगा? वाटर लिखना होगा, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन मीन्स नमक और पानी का घोल में नमक कम होता है। अब 1 ग्लास पानी लेते हैं तो 1 चम्मच नमक डालते हो ना, ये नहीं कि पूरा 1 ग्लास पानी लिए तो 1 ग्लास आप लोग नमक भी डाल दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोला है विच गैस इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक प्लांट फॉर ब्रीदिंग। यहाँ पर एक्वेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो विच गैस इज यूज्ड, सो कौन सा गैस यूज करता है एक्वेटिक प्लांट को ब्रीदिंग के लिए और सांस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको समझना है कि कोई भी एक्वेटिक प्लांट हो सबको सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है भले ही एक्वेटिक प्लांट को डायरेक्ट नहीं मिलता है बट उनको वो डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है। ऑक्सीजन जो होता है वाटर में डिजॉल्व हो जाता है और मछली सब जो होते हैं अपने गिल्स से जो है उसको प्यूरीफाई करके एक्सट्रैक्ट करके वाटर से ऑक्सीजन निकाल के सांस लेते हैं, ठीक है। और वही गिल्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है छोड़ देते हैं। आगे आगे आप लोग इसको आने वाले समय में पढ़ोगे, ठीक है, 10th क्लास में ही पढ़ोगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हम लोग का हो गया, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला, मैच द फॉलोइंग।
तो मैच करना है यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन सब है, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, ठीक है, हल्दी पाउडर जो होता है उसको हम लोग नेचुरल रिपेलेंट कहते हैं, ठीक है, रिपेलेंट। नेचुरल रिपेलेंट मीन्स जो होता है कीड़ा मकोड़ा सब जो होता है अगर उसके आसपास हल्दी डाल दोगे तो वो जो है सामने जल्दी आता नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग नेचुरल रिपेलेंट कहते हैं, मीन्स नेचुरली भगवान ने हमें दिया है, ठीक है, नेचर ने हमें दिया है। तो ये हो गया पहला का फ्रॉग। अब फ्रॉग यहाँ पर देखो क्या सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल है। तो एम्फीबियस एनिमल होता है, मीन्स ये जो है वाटर में भी रह सकता है, नहीं तो ज़मीन पे भी रह सकता है, ठीक है। इसके पास फेफड़ा भी होता है सांस लेने के लिए और गिल्स भी होता है, इसलिए ये दोनों टाइप से रह सकते हैं। मछली के पास सिर्फ गिल्स होता है, इसलिए आप उसको बाहर भी निकाल दोगे तो ऑक्सीजन तो हम लोगों का धरती पे भी है, बट वो उसके पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए गिल्स जो है सिर्फ वाटर से ही ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके पास लंग्स नहीं है, इसलिए मछली जो है वो मर जाती है। खैर उसको छोड़िए, यहाँ पर PNG सिंपल है, पाइप नेचुरल गैस हो जाएगा इसका। रिहैट, तो रिहैट क्या होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का नेचुरल व्हील, ठीक है। आपने देखा होगा गाँव में लगा रहता है, चारों ओर घूमता है ऐसे ऐसे, ठीक है, तो उसको हम लोग रिहैट बोलते हैं। ये हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन बोला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अपनी नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आइज। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ओरियन। यहाँ पर ओरियन क्या होता है, तो यहाँ पर हम सिंपली कॉन्स्टेलेशन लिखेंगे ऑन विजिबल इन विंटर। तो यहाँ पर कॉन्स्टेलेशन में फिर से छूट गया है, जो कि हम लोग को जनरली ठंड के दिन में ही दिखाई देता है। तो ये हो गया आंसर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 बोला है टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर टिक द करेक्ट ऑप्शन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पर टोटल टिक द करेक्ट ऑप्शन से 7 क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मीन टिक द करेक्ट ऑप्शन से टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक करके सब पे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछ रहा है कि द लीस्ट पेरिसेबल फूड आइटम फ्रॉम द फॉलोइंग इज। सबसे लीस्ट पेरिसेबल का मतलब समझो, यहाँ पर लीस्ट पेरिसेबल जो सबसे कम सड़ेगा, ठीक है। पेरिसेबल का मतलब सड़ना होता है, लीस्ट जो सबसे लास्ट में सड़ेगा वो कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो मिल्क है, मिल्क मीन्स जो दूध होता है, बिस्किट और मीट या फिर कर्ड मीन्स दही, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम जो सबसे लेट से सड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बिस्किट पैक आता है, राइट। बिस्किट जितना भी आप लोग खाते हैं सब पैक फूड आइटम है, तो पैक फूड आइटम में जनरली नाइट्रोजन भरा होता है, या फिर वो जनरली नाइट्रोजन भरा हुआ ही होता है, ठीक है, नहीं तो कोई एयर उसमें डाल देता है ताकि वो जल्दी खराब नहीं हो। तो यहाँ पर जो हम लोग का बिस्किट हो जाएगा इसका सही आंसर। तो लिस्ट पेरिसेबल आइटम क्या हो जाएगा, बिस्किट है, उसको हटा देते हैं तो उसके बाद हम लोग का मीट सही आंसर होगा, बट यहाँ पर बिस्किट है तो वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोला एन एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फीबियस एनिमल इज। एम्फीबियस एनिमल का मतलब समझते हैं, एम्फीबियस एनिमल वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, मीन्स लैंड एनिमल या फिर वाटर एनिमल, दोनों एक साथ जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम लोग एम्फीबियस एनिमल बोलेंगे। सो वाटर लिली, तो वाटर लिली तो वाटर में ही रहेगी, उससे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। उसके बाद फिश, तो फिश मीन्स मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। टर्टल जो यहाँ पर हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कि टर्टल को देखा होगा कि वो लैंड में भी रह सकता है, हालांकि वो लैंड में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, उसको पानी चाहिए होगा, बट क्योंकि वो दोनों में रह सकता है इसलिए हम लोग इसका सही आंसर टर्टल लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 बोला है कि व्हेन सैंड इज मिक्सड इन वाटर, जब बालू को हम लोग पानी में मिलाएंगे तब क्या होता है। तो ऑप्शन नीचे इसका एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला डिज़ोल्व एंड फ्लोट ऑन वाटर, तो डिज़ोल्व हो जाएगा मीन्स घुल जाएगा। तो अभी कभी भी ऐसा देखा है कि अगर बालू को मिलाओगे तो वो मिल जाता है, सुअर या फिर नमक थोड़े ना जो मिल जाएगा, वो तो कभी भी नहीं घुल सकता, राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर समझ लो पहले होगा क्या, वो तो सबसे पहला बार घुलेगा नहीं, घुल सकता है क्या कभी, यहाँ चीनी थोड़े ना जो घुल जाएगा, वो तो एक सैंड है, सैंड कभी भी घुलेगा नहीं और नीचे जाके बैठ जाएगा, जिसको कि हम लोग सिंक बोलेंगे। तो डजेंट डिजोल्व ये सही है, बट ओट्स यहाँ पर लिखा है फ्लोट्स होगा, ठीक है। तो फ्लोट भी नहीं करेगा, डजेंट डिजोल्व तो सही बट फ्लोट नहीं करेगा, वो डजेंट डिजोल्व बट सिंक इन वाटर, ये हम लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो है डिजोल्व नहीं होगा और ना ही वो फ्लोट करेगा, वो तो सिंक करेगा, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 वो बोले आउट ऑफ द फॉलोइंग द फ्यूल दैट इज बेस्ट फॉर रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हट गया तो समझ लेना पोल्यूशन है, यहाँ पर देख ही रहे हो बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट फ्यूल कौन सा है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले समझो डीजल जो पोल्यूशन करेगा, कोल भी पोल्यूशन करेगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। CNG गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी कम कार्बन रिलीज करता है, उसमें लगभग ना के बराबर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का ये हो जाए। क्वेश्चन 5 यहाँ पर बोला है द गैस हुज अमाउंट वेरीज विथ वेदर चेंजेस। सो गैस जिसका जो अमाउंट वेरीज करेगा, तो यहाँ पर हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबका सेम रहेगा, बट ऑक्सीजन सॉरी यहाँ पर वाटर वेपर जो इसका मात्रा वेरी करेगा एज वेदर। नमी वाला वेदर है तो वहाँ पर वाटर वेपर काफ़ी ज़्यादा होगा, या फिर कहीं सूखा वेदर है तो वहाँ पर वाटर वेपर काफ़ी कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, बट होगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन 6 यहाँ पर देखो क्या बोला, ये भी टिक द करेक्ट ऑप्शन है। द प्लेनेट यूरेनस इज आल्सो नोन है। तो यूरेनस को कौन सा प्लेनेट बोला जाता है, विंडी प्लेनेट नहीं बोला जाता है। विंडी प्लेनेट हम लोग नेपच्यून को बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1200 किलोमीटर रफ्तार से हवा उठती है, समझे? तूफान जो है यहाँ पर 1200 किलोमीटर नहीं 1200 माइल्स की रफ्तार से हवा वहाँ पर उठती है, तो वो नहीं हो सकता। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट तो हम लोग का मार्स तक ही है। जोबियन प्लेनेट यहाँ पर बोला जाता है, और यहाँ पर रेड प्लेनेट तो हम लोग का मार्स को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ गए। तो इसका जोबियन प्लेनेट होगा। उसके बाद जाए द 2 स्टार 7 नंबर है, द 2 स्टार एट द टॉप ऑफ द उर्सा मेजर आर कॉल्ड। जो 2 स्टार्स होते हैं एट द टॉप ऑफ उर्सा मेजर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पोल स्टार बोलते हैं, ठीक है।
तो इस टाइप से जो है हम लोग का ये एंड हो जाता है। ताली बजाओ मिठाई बाँटो, बट अभी हम लोग का खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? तो अभी हम लोग का नीचे बाकी ही है क्वेश्चन आंसर, तो उसको भी हम लोग को एक बार देखना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। अब तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2 मार्क्स का हो गया है, ठीक है? तो टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन है, तो टोटल 14 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है एंड हम लोग को सभी का आंसर देना है, ठीक है? तो ब्रीफ में देना है, छोटा आंसर देना है, बट मैं आपको समझाऊँगा अच्छे से, ठीक है? चिंता मत करो। तो फटाक से इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर बोला है, स्टेट 2 फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फास्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसका आखिर ऐसा कौन-सा 2 फैक्टर है, 2 कारण है जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन में 2 पूछा है, 2 फैक्टर पूछा है, 2 मार्क्स का, तो एक-एक फैक्टर में 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो गाइस देखो इसका आंसर क्या होगा? द फैक्टर दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो छोटे-छोटे जिसको कि हम लोग अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और आखिर कौन-सा ऐसा 2 फैक्टर है जिसकी वजह से इनका ग्रोथ इफेक्ट होता है, राइट? फास्ट हो जाता है, जनरली हमको ये बताना है। सो न्यूट्रिशन सबसे पहला होगा, ठीक है? अगर माइक्रोब्स को कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये सब मिलने लगते हैं सर्वाइव करने के लिए, तो इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो ये हम लोग का पहला कारण होगा। दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर। टेम्परेचर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है ग्रोथ डिपेंड करता है। इन जनरल द हायर द टेम्परेचर द मोर ईज़िली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो अप टू अ सर्टेन पॉइंट। मीन जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा माइक्रोब्स का जो है वो संख्या बढ़ेगी, वो जल्दी-जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाएँगे, अपनी संख्या को बढ़ा पाएँगे, ठीक है? 2 चीज़ मैटर कर रही है, सबसे पहला न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोग का टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा पहला का आंसर, ठीक है? सिंपली आपको 2 फैक्टर लिखना है, मैंने आपको दोनों को समझा भी दिया है, ठीक है? आप लोग सिंपली 2 फैक्टर भी लिख सकते हो, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस टाइप की वीडियोस के लिए चैनल को जरूर से यार सब्सक्राइब कर लेना। और कोई भी अगर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो बस हमको एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? आप बोलेंगे हम नहीं बनाएंगे, थोड़ी ना होता है। ऑलरेडी हमने सोशल साइंस के ऊपर बना रखा है, तो वो भी आप चाहे तो एनुअल एग्जामिनेशन का यही साल का, तो जरूर से जाके उसको देख लेना। तो आइए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या बोला है। क्वेश्चन 2 बोला है कि स्टेट 2 कॉमन मेथड ऑफ ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जो जमीन के अंदर पाया जाने वाला जो पानी होता है उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो हमको 2 मेथड्स बताने हैं, 2 कॉमन मेथड बताने हैं जो आमतौर पे यूज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर में जमीन के अंदर का पानी को निकालने के लिए। तो ये क्वेश्चन 2 है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? 2 कॉमन मेथड जो कि ड्राइंग आउट ग्राउंड वाटर को जमीन के अंदर का जो पानी उसको निकालने के लिए आखिर कौन-सा 2 मेथड यूज़ किया जाता है? तो ध्यान से सुनो इसका आंसर। सबसे पहला होगा ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स मीन जो चापाकल होते हैं, ठीक है? एज़ अंडरग्राउंड वाटर इज़ प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ ग्राउंड सरफेस, इट कैन बी ड्रॉन बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स मीन्स कुआँ हो गया, ट्यूबवेल्स मीन्स वही हो गया चापाकल, ठीक है? तो ट्यूबवेल्स और इसके कारण क्या होता है कि पानी जो भी हम लोग गड्ढा खोदते हैं, ठीक है? उसके अंदर पाइप सेट कर देते हैं जिस वजह से हम लोग जो है उसको वेल्स या फिर ट्यूबवेल से निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला कॉमन मेथड, ठीक है? जो कि जनरली सबके घर पे पाया जाता है। नहीं तो ये नहीं होगा अगर ज़्यादा ही पानी अंदर चला गया है, ग्राउंड वाटर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है, तो उसके लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनो दूसरा तरीका क्या है? तो यहाँ पर दूसरा तरीका है बोरवेल। बोरवेल आपने देखा होगा कहीं न कहीं खेत में जनरली यूज़ किया जाता है पानी पटाने के लिए, जितना भी खेत-वेत होते हैं उसको सींचने के लिए यहाँ पर जनरली यूज़ किया जाता है बोरवेल्स का। आप लोग यहाँ पर इसका पिक्चर देख पा रहे होगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये होगा कि इसका विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, लेसर लैंड होल्डिंग एंड अर्बनाइजेशन। अब क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो हर एक आदमी के पास जितना लैंड होगा उसका आधा होते जाएगा, उसका परिवार में बटेगा, उसका बेटा के साथ, फिर उसका बेटा होगा, फिर बटेगा ज़मीन, फिर बटेगा ज़मीन। ऐसे क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल के पास ज़मीन धीरे-धीरे करके कम होते जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। डीपर बोर वेल्स आर डग फॉर द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शंस। तो ज़्यादा गहराई में अगर पानी मिलना चाहिए, ठीक है? अब क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो बोरवेल्स किया जा रहा है जिसमें काफ़ी नीचे तक जो है पाइप को ले जाया जाता है और एक्सट्रैक्शन किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है ग्राउंड वाटर। तो ये 2 कॉमन मेथड हो गए, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोला है कि नेम द 2 सब्सटेंस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल मीन्स जो घुल जाता है वाटर में। तो सिंपली आपको 2 सब्सटेंस बताने हैं, क्वेश्चन पे आपको एक सब्सटेंस बताने पर आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स जो नमक होता है एंड सुगर, ये तो सिंपली आप लोग लिख सकते हो। सुगर नहीं, शुगर। शुगर मीन्स चीनी। तो सॉल्ट एंड शुगर जो ये 2 कॉमन है हम लोगों का जो कि सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है? आप लोग और भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है? तो हम लोग को सिंपली 2 लिखना है, नहीं तो आप लोग लेमन जूस लिख सकते हो, लेमन को मिलाते हैं वो भी डिसॉल्व हो जाता है, राइट? काफ़ी सारे सब्सटेंस है ऐसे। तो हम लोग को सिंपली 2 लिखना है, तो जनरली सॉल्ट और शुगर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 है वो बोला है कि व्हाई सीएनजी इज़ बेटर ग्रीन फ्यूल। यहाँ पर बेटर छूट गया, ठीक है? ये बियर नहीं है, बेटर है, ठीक है? तो व्हाई सीएनजी इज़ बेटर ग्रीन फ्यूल। तो आखिर उसको क्यों हरा फ्यूल नहीं यहाँ पर समझना है, ग्रीन फ्यूल मीन जो इकोनॉमिकली फिजिबल हो, राइट? जो कि इकोनॉमी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता हो, इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो, तो उसको हम लोग ग्रीन फ्यूल बोलेंगे। तो आखिर सीएनजी को क्यों बेटर ग्रीन फ्यूल माना जाता है, इसके बारे में हम लोग को बताना है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ध्यान से सुनो इसका आंसर क्या होगा? सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोला जाता है, ठीक है? इज़ अ बेटर ग्रीन फ्यूल because it causes less pollution by emitting less pollutant like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, etc. अब समझो सीएनजी जो होता है मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है? तो इसको आखिर क्यों बेटर ग्रीन फ्यूल बोला जा रहा है? बिकॉज ये जो है काफ़ी कम मात्रा में जो होता है, उस समय भी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस गैस को बढ़ावा देते हैं और इसी वजह से सीएनजी जो है इस समय काफ़ी पीछे रह जाता है, काफ़ी कम ये प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर फ्यूल बन जाता है, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर कम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी कम होगा, तो कार्बन
मोनोऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है बिकॉज़ ये ओज़ोन लेयर डिप्लीशन में शामिल होते हैं। ओज़ोन लेयर में जो हम लोग की अर्थ का कवरिंग पे मौजूद होता है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ को हम लोग को प्रोटेक्ट करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से ओज़ोन लेयर जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। बट कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ओज़ोन लेयर से जुड़ जाता है, उसको खत्म करने लगता है। सो इस वजह से क्या होता है, ओज़ोन लेयर गायब हो जाता है और हम लोगों को जो होता है स्किन कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यूवी रेज़ जो होते हैं वो डायरेक्ट हम लोग की स्किन पे पड़ने लगता है और जब स्किन पे यूवी रेज़ पड़ता है तो स्किन कैंसर होने का खतरा होता है, ठीक है? तो इस सबसे हम लोग को ओज़ोन लेयर बढ़ाता है, बट वही ओज़ोन लेयर को जो कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म कर देता है। इस वजह से हम लोगों के लिए हार्मफुल हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर समझ होना है, हैंस इट डज़ नॉट कॉज़ एयर पॉल्यूशन, और जिस वजह से सीएनजी जो है एयर पॉल्यूशन बिल्कुल ही नहीं करता है, ठीक है? बिकॉज़ ये इतना कम इमिट करता है ये सब गैस कि हम लोग को बेटर ग्रीन फ्यूल इसको मानना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 5 क्या बोला है, स्टेट टू पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज़। तो देखिए जहाँ पर जिसका बात की वही आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल हार्मफुल इफेक्ट्स बताने बोला है, ठीक है? इफेक्ट्स है। तो यहाँ पर 2 पॉसिबल इफेक्ट बोला है कि अल्ट्रा वायलेट रेज़ का क्या हो सकता है। हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो यार देखो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकता है? द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज़ आर, सबसे पहले देखो प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द स्किन। मीन्स प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ स्किन कहने का मतलब है आपका स्किन जो है जल्दी बूढ़ा हो जाएगा, ठीक है? ये पहला इसका हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा कैन लीड टू द स्किन कैंसर, जिसका मैंने बताया ये स्किन कैंसर बढ़ा देता है, ठीक है? जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो इस वजह से ये भी हम लोग का काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा इसका। 2 ही लिखना है, 2 फैक्टर है, काफ़ी मार्क्स है इसके लिए, 2 लिख देना फैक्टर, ठीक है? और आता है तो और लिख देना, टीचर आपका खुश हो जाएगा, मार्क्स एक्स्ट्रा दे देगा हो सकता है। बट एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल से लिखना, मीन्स अप्सरा से लिखना है, ठीक है? हो सकता है एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 6 है वो क्या बोला है, स्टेट द नेचर ऑफ द शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। मीन्स यहाँ पर बोल रहा है आखिर कैसा नेचर होता है उसको हम लोग को स्टेट करना है, शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट। हम लोग का जो प्लैनेट है वो एक ऑर्बिट में मूव करता है, तो उसका शेप कैसा होता है उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा हम लोग बड़ा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, बट समझना है इसको, ठीक है? तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ध्यान से सुनो इसका आंसर क्या होगा, ऑल द प्लैनेट्स मूव्स इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, ठीक है? अब इलिप्टिकल एक ज्योग्राफिकल शेप होता है, ठीक है? सॉरी ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ज्योमेट्रिकल शेप कहने का मतलब एक ऐसा सर्कल होगा जो कि चिपटा होगा, ठीक है? जितना मान लो एक सर्कल नॉर्मल हमको गोल होता है, तो हम लोग का थोड़ा-सा चिपटा सर्कल होगा, एक अंडा टाइप का, ठीक है? अब यहाँ पर उसके 2 फोकस होते हैं। हम लोग का नॉर्मल सर्कल सर्कल जो होता है उसमें सिंपली हम लोग का एक फोकस होता है जो कि सेंटर पे होता है। बट यहाँ पर इलिप्टिकल में क्योंकि हम लोग का सर्कल को चिपटा कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका 2 फोकस होगा, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग 9 में जाके डिटेल में पढ़ोगे कि इलिप्टिकल शेप्स के बारे में, जो कि हम लोग का केपलर ने दिया है, ठीक है? तो यहाँ पर समझो ऑल द प्लैनेट मूव इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एट वन फोकस, जिसमें सन जो होगा सिर्फ एक ही फोकस पे होता है। दिस इज वन ऑफ द केपलर लॉज, द इलिप्टिकल शेप ऑफ द ऑर्बिट इज अ रिजल्ट ऑफ द इनवर्स स्क्वायर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये आपको बड़ा क्लास में जाओगे तो समझ जाओगे कि आखिर असल में होता क्या है। ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट का जो थ्योरी है ये केपलर ने दिया था, ठीक है? केपलर ने टोटल 3 लॉज दिया था, जिसमें से पहला लॉज यही बोलता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ना वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, जहाँ पर सन जो होता है वो एक ही फोकस में मौजूद होता है, ठीक है? तो समझ लो कि अगर ये हम लोग का पूरा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में या तो यहाँ पर सन प्रेजेंट होगा या तो यहाँ पर होगा, ठीक है? कोने-कोने पर होता है, इसके बीच में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है? इसके बीच में कोई भी फोकस नहीं होता है, कोना-कोना पे ही होता है और सन दोनों में से कहीं पे भी एक पे हो सकता है। ऑर्बिट यहाँ पर मान लो यहाँ पर सन है, ठीक है? मान लो यहाँ पर सन है, तो यहाँ पर जो है हम लोग का अर्थ होगा और वो यहाँ से यहाँ मूव करेगा, मूव करेगा, मूव करेगा, ठीक है? और यहाँ पर जब आएगा तो सबसे नज़दीक होगा सन के और यहाँ पर जो होगा सबसे दूर होगा सन के। तो ये कुछ समझने की बात है जो क्लास 9 में आप लोग पढ़ोगे। तो ये हो जाएगा आंसर, ध्यान से देख लो, इस आंसर को याद भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो क्वेश्चन 7 है वो बोला है कि स्टेट द कॉज ऑफ द एपरेंट मोशन, यहाँ पर मूव नहीं मोशन है, ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहाँ पर जो हम लोग का काउज़ है, किस वजह से का काउज़, एपरेंट मोशन सन का, सन क्या एक स्टार है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो हम लोग को आखिर ऐसा क्यों दिखाई देता है, ये एपरेंट मोशन है, एक्चुअल मोशन नहीं है, ठीक है? सन का ईस्ट से वेस्ट की ओर हमेशा हम लोग को सन जो ईस्ट से उगता है और वेस्ट की तरफ डूबता है, तो ये हम लोग को ऐसा दिखता क्यों, असलियत में ऐसा होता नहीं है, ये हमेशा सिर्फ दिखता है, ठीक है? हम लोगों ने सुना होगा कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में डूब जाता है, सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, बट ये एपरेंट मोशन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। सन जो है वो अपने जगह पे फिक्स रहता है, हम लोग का अर्थ जो है अपने ओन एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है? हालांकि अब माना जाता है सन भी जो है वो मिल्की वे का सेंटर का चक्कर लगाता है, तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग को तो अभी यही मानना है कि सन एक फिक्स्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है और अर्थ जो है उसका चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करना, वो कभी भी डूबता नहीं है, ठीक है? सन कभी भी नहीं डूबेगा, नहीं उगेगा। अर्थ जो है हम लोग को अपने एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव करता है, जिस वजह से हम लोग को ऐसा दिखाई देता है। तो हालांकि हम लोग इसका आंसर देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ आर द टू फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपरेंट मोशन ऑफ द सन। तो 2 फैक्टर्स है। सबसे पहला फैक्टर्स क्या है, द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है? तो ये जो हम लोग का पहला फैक्टर है, टिल्टेड एक्सिस, ये जो होता है हम लोग का अर्थ का जो एक्सिस है वो हम लोग का पूरा सीधा-सीधा नहीं होता है, हल्का सा जो है वो टिल्टेड एक्सिस है, ठीक है? एकदम वर्टिकल नहीं है, हल्का सा टिल्टेड एक्सिस है और ये 2 फैक्टर मिलने के कारण जो हो जाता है हम लोगों को एपरेंट मोशन दिखाई देता है ईस्ट से वेस्ट की ओर, ठीक है? हम लोग का अर्थ जो है हमेशा वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करता हुआ होता है, करता हुआ क्या हमेशा होता है ये वेस्ट से ईस्ट की ओर, और इसलिए वजह से जो है हम लोग को सन जो है वो क्योंकि अपनी जगह फिक्स है तो हमको वो ईस्ट से वेस्ट की ओर डूबता हुआ दिखाई देता है, ठीक है? तो ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है? क्योंकि हम लोग का मोशन ही अर्थ का ऐसा है ओन एक्सिस पे वेस्ट से ईस्टवार्ड की ओर, जिस वजह से हम लोग को ऐसा लगता है, होता नहीं है, ठीक है? तो हो जाएगा 7 का आंसर, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सो अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो देखा जो भी था वो क्वेश्चन टोटल 7 था जो कि टोटल 2 मार्क्स का था। अब हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो कि सिर्फ 6 है, ठीक है? तो यहाँ पर जो टोटल 18 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम लोग इसको देखेंगे यानी यहाँ पर बड़ी-बड़ी कुछ नहीं, हम लोग को बड़ा लंबा चौड़ा आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को, ठीक है? क्वेश्चंस है। तो आइए हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ इज़ द फूड प्रिजर्वेशन यूज़फुल फॉर अस? तो फूड प्रिजर्वेशन मीन्स फूड को हम लोग प्रिजर्व करते हैं तो उसको हम लोग फूड प्रिजर्वेशन बोलेंगे, उसको बचाना, ठीक है? सो आखिर कैसे हम लोग के लिए यूज़फुल है, लाभदायक है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला का आंसर क्या होगा। फूड प्रिजर्वेशन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज़ यीस्ट। इस टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका जो ग्रोथ है उसको तुरंत ही बंद कर देता है फूड प्रिजर्वेशन। और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और भी जो कि बात की जो है हाइड्रा है या फिर पैरामीशियम है, पैरामोडियम है, जो भी सबका जो ग्रोथ है उसको बंद कर देता है एंड स्लो द ऑक्सीडेशन ऑफ रेंसिड काउजिंग फैट्स एंड फूड लास्ट लॉन्ग। जिस वजह से होता है क्या है, फूड जो है काफ़ी लंबे समय तक टिक पाता है। क्यों? कि वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है या फिर बंद ही कर देता है फूड प्रिजर्वेशन की वजह से, ठीक है? जिस वजह से रेंसिड मीन्स जो फूड सड़ जाता है, खराब हो जाता है, वो बंद हो जाता है और फूड जो है काफ़ी लंबे समय तक चल पाता है, ठीक है? जैसा हम लोग देखे होंगे ड्राई फ्रूट्स को जो है वैक्यूम में पैक किया जाता है, जिस वजह से हवा होता ही नहीं तो वहाँ पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचता ही नहीं है। और जैसा फूड को हम लोग फ्रिज में रख देते हैं उससे भी जो ईस्ट का जो रिप्रोडक्शन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है? ये कुछ फैक्टर्स है जिसमें से हम लोग का जो फूड प्रिजर्वेशन को स्टॉप किया जा सकता है। उसका फूड प्रिजर्वेशन जो है जैसे कि स्टॉप कैसे कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, वही सब यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है? फूड प्रिजर्वेशन का अलग से पढ़ाई होता है वो जो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? हालाँकि अभी आप लोग 5 भी पढ़ लो काफ़ी बड़ा बात हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन 2 क्या बोला है, लिस्ट एनी 3 वेज इन व्हिच वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट। तो वाटर कैसे प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी सभी को तो पता है ये वाटर नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं होगा, पौधा नहीं बन पाएगा, पौधा नहीं बन पाएगा तो हम खा क्या पाएँगे। तो यही हम लोग को यहाँ पर बताना है कि लिस्ट एनी 3 वेज जो कि जैसे कि हम लोग का वाटर जो इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लांट के लिए। तो सभी को पता है बट कैसे है तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या होगा क्वेश्चन 2 का 3 वेज इन व्हिच वाटर इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। पहला यहाँ पर देखो इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, पौधा या फिर छोटा ऐसा जो हम लोग का सीड होता है उसको जर्मिनेशन में प्लांट ही मदद करता है, ठीक है? दूसरे यहाँ पर देखो इट हेल्प इन द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग का रूट सॉइल से लेता है वो उसमें भी हम लोग का वाटर ही मदद करता है क्योंकि वहाँ पर रूट प्रेशर बनता है, राइट? उसके बाद यहाँ पर सक्शन पुल भी होता है जिस वजह से होता है कि होता है जनरली ये कि हम लोग का मदद करते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में, ठीक है? जैसे यहाँ पर हो जाएगा इट हेल्प इन सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से ही बचाता है हम लोग को क्योंकि वाटर नहीं रहेगा तो पौधा नहीं होगा, पौधा नहीं होगा तो सॉइल इरोजन हो जाएगा। सॉइल इरोजन कहने का मतलब यहाँ पर है सॉइल का जो अपर लेयर होता है, टॉप लेयर वो लूज हो जाता है जिस वजह से अगर कोई भी बाढ़ आएगा तो सिंपली हम लोग का क्या होगा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल वो उड़ जाएगा, ठीक है? पानी के साथ गायब हो जाएगा जिस वजह से सॉइल इरोजन हो जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो ये 3 चीज़ करता है, इट हेल्प इन जर्मिनेशन, ठीक है? न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, ठीक है? इट हेल्प इन सॉइल इरोजन नहीं, इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन यहाँ पर होगा, ठीक है? यहाँ पर प्रिवेंट होगा। तो सर गलत दिखाया जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है? तो ये 3 रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 3 है वो बोला है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, बादल कैसे बनते हैं आसमान में, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो होता क्या है, बादल बनता कैसे है? व्हेन एयर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर इट गेट कूलर एंड इज अंडर लेस प्रेशर, ठीक है? तो यहाँ पर होता क्या है जब हम लोग का एयर जो होता है ऊपर जाता है तो ऊपर क्योंकि जितना नीचे से ऊपर जाओगे तो वो लेस प्रेशर होते जाएगा, ठीक है? एंड इन लेस प्रेशर होना चाहिए, ठीक है? तो एंड इज नहीं, एंड इन होना चाहिए। सो व्हेन एयर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर इट गेट्स कूलर एंड इन अंडर लेस प्रेशर, जितना ऊपर जाते जाएगा एयर उतना वो लेस प्रेशर में आते जाएगा, मीन्स उसके ऊपर प्रेशर जो है कम होते जाएगा। व्हेन एयर कूल्स, जब एयर ठंडा होता है, सम ऑफ द वाटर वेपर कंडेंसेस, ठीक है? वाटर वेपर जो हम लोग का भाप बन के गया था वो कंडेंसेस होने लगता है, मीन्स जो है वो जमने लगता है, ठीक है? वो लिक्विड के फॉर्म में तैयार होने लगता है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है वाटर वेपर से वापस में लिक्विड बनना है, ठीक है? एज एयर प्रेशर ड्रॉप्स, जिस तरह हम लोग का एयर प्रेशर नीचे गिर रहा है, सम वाटर वेपर कंडेंसेस टू, देखो हम लोग का जो है लिक्विड से वेपर से लिक्विड बनने के लिए या तो हम लोग को ठंडा करना पड़ता है या फिर एयर प्रेशर को कम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितना ऊपर जाओगे एयर प्रेशर भी कम होता है और ठंडा भी होता है उतना, ठीक है? जितना ऊपर जाओगे देखना वहाँ पर ठंडा उतना ही बढ़ते जाएगा और टॉप पे चले जाओगे तो वहाँ पर एकदम चिल्ड रहेगा। माउंटेन रीजन पे ऐसा देखते होगे, ठीक है? वहाँ पर ठंडा रहता है। सम वाटर वेपर कंडेंसेस टू द वेपर बिकम्स स्मॉल स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट एंड अ क्लाउड इज फॉर्म, ठीक है? तो इसी वजह से जो होता है हम लोग का क्लाउड बन जाता है। वहाँ पर होता क्या है वेपर जो है हम लोग का लेस प्रेशर और लेस टेम्परेचर की वजह से, वहाँ पर लो प्रेशर या फिर लेस टेम्परेचर की वजह से वाटर वेपर जो होता है हम लोग का स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको कि हम लोग बाद में क्लाउड बोल देते हैं। तो हम लोग का क्लाउड बन जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला फंडा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो क्वेश्चन 4 है वो बोल रहा है कि हाउ इज क्लाउड यूज्ड बाय द पावर हाउसेज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जनरेटिंग है, ठीक है? तो कोल जो है कोल हम लोगों का कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है? जिससे जो होता है हम लोग का एनर्जी बनता है। तो यहाँ पर जो है कोल कैसे यूज़ किया जाता है पावर हाउसेज में, पावर हाउसेज जहाँ पर एनर्जी बनता है, पावर बनता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो वहाँ पर कोल को कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो अब देखो वहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, राइट? तो उसके बारे में हम लोग को जानना नहीं है, हम लोग को सिंपली ऊपर-ऊपर समझ लेना है। तो यहाँ पर देखो कोल इज़ बर्न्ड, कोल वोल जलाया जाता है इन अ कंबशन चैम्बर टू प्रोड्यूस हीट व्हिच देन ब्रिंग वाटर टू इट्स बॉइलिंग स्टेट्स। जनरली होता है क्या कोल को जलाया जाता है क्योंकि कंबुस्टेबल मटेरियल है तो वो जलेगा, ठीक है? वो जलेगा तो हीट प्रोड्यूस करता है, राइट? तो हीट प्रोड्यूस करता है व्हिच देन ब्रिंग वाटर टू इट्स बॉइलिंग स्टेट। वही हीट का यूज़ करके वाटर को जो होता है उसका बॉइलिंग स्टेट पे लाया जाता है, मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर स्टार्ट टू रिलीज स्टीम
अब ज़्यादा हीट कर दोगे तो वाटर से क्या बनने लगेगा, स्टीम बनने लगेगा, ठीक है। व्हिच इन टर्न रोटेट द टरबाइन्स, स्टीम पे पावर होता है, ठीक है, स्टीम के पास एनर्जी होता है, इतना एनर्जी हो जाता है कि उसे टरबाइन रोटेट करने का पावर आ जाता है। और ये टरबाइन जब घूमता है, जब रोटेट करता है, द टरबाइन्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के साथ टरबाइन हम लोग का कनेक्टेड होता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी घूमने लगता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिक हम लोग का प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। ये आप लोग 10 में पढ़ोगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ोगे, जहाँ पर आप लोग सिंपली ये इसके बारे में जनरली डिटेल में जान पाओगे कि कैसे मैग्नेट की वजह से जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, ठीक है। कोल का तो यहाँ पर इन्वॉल्वेशन है ही, साथ ही साथ यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी आ जाते हैं, तो वो भी हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर इतना ही जानना है, नहीं तो आपके लिए सर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके डबल क्लास में वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सिंपली आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 5 है वो बोला है कि हाउ इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट, नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्लांट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे इंपॉर्टेंट है, वही हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर सिंपली देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन इज सो वाइटल बिकॉज इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द क्लोरोफिल। तो नाइट्रोजन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वाइटल होता है, बिकॉज ये जो होता है इंपॉर्टेंट मेजर होता है, मेजर कंपोनेंट क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर होता है एक प्लांट का, राइट। तो यहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोफिल का, द कंपाउंड बाई विच द प्लांट यूज द सनलाइट टू प्रोड्यूस शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्लोरोफिल के मदद से ना हम लोग खाना बना पाते हैं, हम लोग नहीं, प्लांट खाना बना पाता है। क्लोरोफिल जनरली क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है, जिस वजह से जो होता है हम लोग खाना बना पाते हैं, हम लोग नहीं, प्लांट खाना बना पाते हैं, ठीक है। शुगर बनाते हैं, शुगर मतलब जानवर नहीं, ठीक है, शुगर मतलब ग्लूकोज बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज नाइट्रोजन इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द एमिनो एसिड, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोटीन। इस वजह से ही नहीं बल्कि मेजर ब्लॉक प्रोटीन है, एमिनो एसिड जो हम लोग के अंदर भी होते हैं, ठीक है, और प्लांट के अंदर भी होता है एमिनो एसिड, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक होता है प्रोटीन बनाने में। प्रोटीन जब हम लोग का बनता है तो उसमें जो होता है नाइट्रोजन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी हम लोग का एटमॉस्फेयर पे 78% ऑफ द जो टोटल है वो हम लोग का नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नाइट्रोजन हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन 6 है वो क्या बोलिए, हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर का। व्हाई डू स्टार अपीयर्स टू स्लाइटली शिफ्ट, ये शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट देयर पोजीशन, ये भी पोजीशन है, ठीक है, इन द नाइट स्काई। अब यहाँ पर जो स्टार है हम लोग जब उसको रात में देखते हैं तो ट्विंकल तो करता है, साथ ही साथ वो अपना शिफ्ट भी दिखाता है पोजीशन। ट्विंकल होता है क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर बोला है कि आखिर क्यों, व्हाई डू स्टार अपीयर्स टू बी स्लाइटली शिफ्ट देयर पोजीशन, जो हल्का सा अपना जितना भी उसका पोजीशन है उसे शिफ्ट करा हुआ दिखाई देता है नाइट स्काई में, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम लोग को इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है समझना है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करो। दिस अपरेंट स्टार ट्रैक्स आर इन फैक्ट नॉट ड्यू टू द स्टार मूविंग, इस वजह से नहीं होता क्योंकि स्टार मूव कर रहा है, ठीक है, स्टार अपने जगह पे फिक्स रहते हैं, बट टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ अपनी जगह पे जो है रोटेट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है। इन दोनों वजह से, हालांकि यहाँ पर रोटेशनल जिम्मेदार है, ठीक है। एज द अर्थ रोटेट, यहाँ पर जब अर्थ रोटेट करता है विद एन एक्सिस दैट इज पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ स्टार, ठीक है, जो कि नॉर्थ में रहता है, वहाँ पर पॉइंटेड होता है। स्टार अपेयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द स्काई, और इसी वजह से जो होता है ईस्ट से वेस्ट की ओर स्काई में स्टार मूव करता है। मेरे को पता है समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पर समझो, जब हम लोग अर्थ है वो मूव करता है, राइट, हम लोग का अर्थ मूव करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो कि होता है वेस्ट से ईस्ट की ओर, राइट। और इस वजह से हम लोग को जो स्टार होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट पे वो हम लोग को ईस्ट से वेस्ट की ओर दिखाई देगा, क्योंकि दोनों का जो मोशन है आपस में रिलेटिव हो जाता है। जिस तरफ से हम लोग का जो अर्थ मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट करता है कौन, स्टार। ऐसा हम लोग को लगता है बट ऐसा मूव होता नहीं, ठीक है, स्टार तो अपनी जगह फिक्स रहता है। तो जगह इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट आज के इस वीडियो में नहीं, इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो गई, तो हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे जहाँ पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हालांकि वीडियो का लगभग खत्म ही हो गई है, ठीक है। तो हम लोग जो है डायग्राम वायग्राम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना, 100 लाइक का टारगेट उसको भी जरूर से पूरा कर देना। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। Bye.